नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस स्पेशल के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रम हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में संविधान का विकास जो विभिन्न ब्रिटिश एक्ट थे, अधिनियम थे, उसके द्वारा जो जो हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो भारत में एक्ट लाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। ओके, इसके बाद आगे आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान हुई। इस अधिनियम के द्वारा शासन की दोहरी प्रणाली, एक कंपनी तथा दूसरी संसदीय बोर्ड बना दी गई और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। व्यापार को छोड़कर सभी मामले सैन्य, असैन्य, राजस्व, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब देखिए धीरे धीरे विकास हो रहा है भारत में संविधान का। पहले 1773 में कुछ प्रावधान किए गए, 1784 में कुछ प्रावधान किए गए। इससे आगे हम चलें तो 1813 का चार्टर एक्ट आता है अगला। इस एक्ट के माध्यम से भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, इसी दो पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण एकाधिकार था, बाकी किसी पर भी उसका एकाधिकार नहीं रह गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ओके, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिली। फिर आगे आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जो थोड़ा बहुत एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया जो विधि क्षेत्र से यानी लॉ से संबंधित था। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। ओके, देखिए इस तरीके से भारतीय संविधान का धीरे धीरे विकास हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें देखिए क्या प्रावधान किए गए। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, हमारे चैनल पर बेस्ट पीडीएफ नोट्स पूरी कंप्लीट जीएस की, जीएस का मतलब इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, यानी सब की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टोटल जीएस कंप्लीट पीडीएफ नोट्स यूपी पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए और आरओ के लिए उपलब्ध कराई गई है। साथ में आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर्स भी अपडेटेड रूप में मिल रही है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर देना है। नोट्स लिखकर आपको वहाँ पर सैंपल दिखाया जाएगा, अच्छा लगे तो उस नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया। कार्यपालिका शक्तियों को अलग कर दिया गया और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद की पहली बार स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई। विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त था। इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति से संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी। इसके बाद अगला आता है 1858 का अधिनियम। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया।
ये वही अधिनियम है जो 1857 के विद्रोह के बाद बनाया गया था। भारत के प्रशासन का भार अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत राज्य सचिव कहा जाता था, उसको दे दिया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम के आने के बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा तथा वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करने लगा। अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। इसके तहत भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। कैनिंग ने प्रत्येक विभाग को एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा। इस रूप में देखा जाए तो कैनिंग ने एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की सबसे पहली शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा वह नए प्रांतों की स्थापना और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। इसके बाद अगला अधिनियम आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इंपॉर्टेंट है। अनुपूरक प्रश्न का मतलब, अगर कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछता है और वो उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा उस पर प्रश्न पूछता है, लेकिन इसका अधिकार उसको नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी एक बार प्रश्न पूछने का अधिकार उसको दिया गया। इस अधिनियम के तहत परोक्ष निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत हुई। इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके द्वारा प्रदान कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आया 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला आता है और अंतिम था भारत का 1935 का भारत शासन अधिनियम। साइमन आयोग की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रजवाड़े शामिल होने थे, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, संघीय सभा और राज्य परिषद। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी तथा इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो ये था 1935 का अधिनियम। और आगे चलकर जब भारतीय संविधान बना तो 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट की गई थी। ओके, तो ये भारत का संवैधानिक विकास था, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है इससे संबंधित कोई प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ना कैसे है? टेलीग्राम पर जाकर @ आगे लगाकर पूरा हमारा चैनल का नाम लिखिए, @अमन स्टडी पॉइंट। वहाँ पर हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।